बच्चों, आज हम लोग गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो उसके बाद का जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का मतलब आप समझ चुके होंगे, गुप्तों के पतन के बाद का काल। तो बच्चों, जब गुप्तों का पतन हुआ था तो वह वर्ष क्या था? तो आप कहेंगे कि देखिए ये 550 ईस्वी है या एडी है, जब प्राचीन भारतीय राजनीतिक मंच से एक बड़े राजवंश का, एक शानदार राजवंश का, जिसे भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम छोड़ दें तो हर दृष्टिकोण से गुप्तों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह प्राचीन भारत में एक अनूठी उपलब्धि है। तो ऐसी स्थिति में इस शानदार एक राजवंश का अंत हो चुका था, और जब ये अंत हुआ या सूर्यास्त हुआ तो 550 ईस्वी में गुप्तों के अंत के बाद भारत, प्राचीन भारत का, या कह सकते हैं प्राचीन भारत की जो स्थिति थी वह किस में बदल गई? आप कहेंगे कि सर विभाजन और अलगाववाद का दौर शुरू हो गया। आप कह सकते हैं कि 550 एडी के बाद जब गुप्त बाहर जा रहे हैं राजनीतिक मंच से, तो भारत में विभाजन और अलगाववादी प्रवृत्तियां आ गई, और ये विभाजन और अलगाववादी प्रवृत्तियों ने क्या दे दिया? तो आप कह सकते हैं कि इसने देश को विखंडित कर दिया, और छोटे छोटे सामंत अब ये राजा बन गए, और इस प्रकार से हमारा देश बिखर गया। तो आज हमको पढ़ना क्या है कि गुप्तों के पतन के बाद जो ये छोटे छोटे राजा आ रहे हैं, राजवंश आ रहे हैं, हमें इनके बारे में भी जानना है। एग्जैक्टली उसका कारण है कि हम बहुत बड़े बड़े चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़े होते हैं, लेकिन हम इन छोटे चैप्टरों पर ध्यान नहीं देते, और ऐसी स्थिति में जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगर 2 क्वेश्चन भी हम लड़खड़ा गए तो मुश्किलें हो जाती हैं हमारे सामने, या तो हम चैन से बाहर हो जाते हैं या हमारी ग्रेडिंग जो होती है वो गिर जाती है। इसलिए छोटा सा टॉपिक है और हमें चाहिए कि हम इसे रेडी कर लें, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे राजवंश आ रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, पहले तो आप उसकी एक सूची बना लें। देखिए, वल्लभी, ये गुजरात में पड़ता है वल्लभी, और इसी वल्लभी में मैत्रक राजवंश शासन करता है। कौन सा राजवंश शासन करता है? आप कहोगे कि मैत्रक राजवंश शासन करता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो अगला है वो आता है हूण। हूण आ गए, ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है, ये हूण आती है और ये पंजाब को अपना केंद्र बना के शासन करती है, ठीक है बच्चों। अगर हूणों के बाद हम बात करें तो हमारे सामने आएगा ये मालवा का यशोधर्मन। मालवा में एक राजवंश शासन करेगा जिसे हम लोग कहेंगे यशोधर्मन, ठीक है। यशोधर्मन की बात हम लोग करेंगे। फिर बच्चों हमारे सामने एक और चीज़ आता है, और वो आता है मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। मतलब आप कह सकते हैं, देखिए ये उत्तरगुप्त है, ठीक है, और ये उत्तरगुप्त के लोगों ने कहाँ पर शासन किया है? आप कहेंगे कि सर मगध से और मालवा से शासन किया है, ठीक है, क्लियर। और बच्चों अब हमारे पास एक और वंश आता है, और वो है कन्नौज का मौखरी वंश। जगह नहीं थी तो हम बीच में ला करके डाल दे रहे हैं, ठीक है। और वो है कन्नौज का कौन सा वंश है? आप कहेंगे मौखरी वंश है, मौखरी राजवंश, ठीक है, ये कार्य करते हैं। तो हमको चाहिए कि हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट को
पढ़ लें। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहली हेडिंग डालते हैं, वल्लभी के मैत्रक राजवंश। क्लियर? तो अब वल्लभी का जो मैत्रक राजवंश है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, वल्लभी कहाँ है, तो आप जानते हो कि यह गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात में जो कुछ भी अच्छा आज आप देख रहे हैं, वो बहुत हद तक इनकी देनों में माना जाता है। तो आइए हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद अध्ययन करते रहेंगे। तो हमने लिख दिया वल्लभी, और ये वल्लभी है, और यहाँ पर शासन करने वाला जो वंश है वो है मैत्रक राजवंश, ठीक है बच्चों। ये है वल्लभी और ये है मैत्रक राजवंश, ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं ये कौन है? आप कहोगे कि इसके संस्थापक ये भट्टारक हैं। संस्थापक कौन है? भट्टारक हैं। और भट्टारक के बारे में भी जान लो कि भट्टारक कौन है। बच्चों देखो, डेट तो हम लोग बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये काफ़ी विरोधाभासी विचार है, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है कि ये भट्टारक था कौन। तो आप कहिएगा कि देखिए, इसने अपने जीवन की जो शुरुआत किया था वो गुप्तों का सैन्य अधिकारी था। गुप्तों का यह सैन्य अधिकारी था, और इसके बाद ये क्या बन गया? तो आप कहोगे, ठीक है, कि सर ये सौराष्ट्र का राज्यपाल बन गया था। बाद में यह सौराष्ट्र का क्या बन गया? राज्यपाल बन गया। राज्यपाल के बारे में यहाँ क्या लिखेंगे आप? सौराष्ट्र सीमाई क्षेत्र है ना, तो आप कहेंगे गोप्ता बन गया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं उपरीक महाराज बन गया, ठीक है, राज्यपाल बन गया। अब देखिए, इसी भट्टारक के वंशजों ने, यही जो भट्टारक है, इसी के वंशजों ने काठियावाड़ में, कहाँ पर? काठियावाड़ में, क्लियर, अपने राजवंश की स्थापना किया था, और इसी राजवंश को मैत्रक राजवंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना बच्चों। और हमको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए ये इम्पोर्टेंट चला गया ना, देखिए कितना इम्पोर्टेंट जा रहा है मैटर, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि इस राजवंश की जो राजधानी है वो है वल्लभी। कौन सी राजधानी है? आप कहेंगे वल्लभी है। अब बच्चों यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट आ गई? तो आप कह दोगे कि सर, ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास इन्होंने किया है। हमारा बहुत अच्छा यूनिवर्सिटियों में से, हमारे प्राचीन जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है वल्लभी विश्वविद्यालय। और वल्लभी विश्वविद्यालय के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? आप कहेंगे कि सर मैत्रक राजवंश ने दिया है। ये बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ आप एक काम कर लो, ये भी लिख लो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे। तो आप याद रखना कि मैत्रक राजवंश का जो धर्म है वो बौद्ध है, ठीक है। और फिर हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है, आप उसे भी इम्पोर्टेंट में ही याद रखिएगा, और वो है कि इसी वंश ने सोमनाथ मंदिर का नाम तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो यही राजवंश है जिसने सोमनाथ मंदिर को, ठीक है, वेरावल के बंदरगाह पर स्थापित किया है। सोमनाथ मंदिर को स्थापित किया, पहले तो आप इतना जान लो, ठीक है ना। अब ये सोमनाथ जो मंदिर है ये किसी बंदरगाह पर है क्या? तो आप कहेंगे यस सर, वेरावल के बंदरगाह पर है, वेरावल के बंदरगाह पर है। और इस मंदिर का संस्थापक कौन है? आप कहोगे कि सर वल्लभी के मैत्रक राजवंश के लोग हैं, ठीक है। और अब हमको एक चीज़ और बड़ी बात याद रखनी थी, वो भी आपका क्वेश्चन है, उसके बाद हम आपको, ठीक है, जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो बता देते हैं, चाहे तो आप पढ़ना चाहे छोड़ देना, ठीक है।
अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए 7वीं शताब्दी ईस्वी में, मतलब 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक बात हो जाएगी और वो क्या होगी, आप कहेंगे कि सर ठीक है वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय का दौरा किया है। किसने दौरा किया है? तो आप कहेंगे सर इत्सिंग ने किया है, चीनी यात्री इत्सिंग ने किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने वल्लभी विश्वविद्यालय का दौरा किया था ना बच्चों। और आप याद रखिएगा कि और इसी इत्सिंग ने वल्लभी विश्वविद्यालय का व्यापक विवरण भी दिया है, ठीक है। अब हमको इनके राजाओं का नाम याद रखना है, तो चाहे रखें या न रखें, हमने आप के बीच उठने वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आपको जब आप राजपूत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कि सोमनाथ का पुनः निर्माण, तो वो अलग की बात हो गई, हमने निर्माण बता दिया है, ठीक है। अब आप आगे चलिए, ठीक है, तो या बता देते हैं, ठीक है। तो सोमनाथ जो मंदिर है इसको किसी ने तोड़ दिया था, आप जानते हैं ना, महमूद गजनवी के आक्रमण से ये सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हो गया था। तो जब सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हो गया तो वहाँ हमको याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण जो है, ठीक है, किसने कराया था? तो आप कहेंगे कि सर कुमारपाल ने कराया था। किसने? चालुक्य शासक कुमारपाल, चालुक्य या सोलंकी भी आप लिख सकते हैं, सोलंकी या चालुक्य शासक, ठीक है, सोलंकी या चालुक्य शासक कुमारपाल ने ही इसका पुनः निर्माण कराया था, जबकि महमूद गजनवी के आक्रमण से यह ध्वस्त हो गया था, ठीक है। और अब देखो एक चीज याद रखना, भट्टारक का उत्तराधिकारी, ठीक है, कोई मतलब है नहीं वैसे, भट्टारक का उत्तराधिकारी कौन था? धरसेन था, धरसेन। और धरसेन का उत्तराधिकारी कौन था? आप कहोगे कि सर द्रोण सिंह थे, द्रोण सिंह थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि द्रोण सिंह के बाद कौन आया, तो आप कहोगे कि सर ध्रुवसेन आए थे, ध्रुवसेन आए थे, क्लियर। अब आप सोचते होंगे कि मैं इसका डेट दे दूं, तो डेट हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि विवाद का विषय है, ठीक है। और अब हमारे सामने देखिए वल्लभी राजवंश समाप्त हो जाता है और अब हमको पढ़ना है हूण, हूण राजवंश को देखना था हमें। आइए हम लोग देखते हैं हूण राजवंश, ठीक है। पंजाब के हूण कर लीजिए आप ऐसे, पंजाब के हूण, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको जानो कि ये हूण कौन है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मध्य एशिया की एक बर्बर और खानाबदोश जनजाति है, ठीक है, मतलब मध्य एशिया के रहने वाले लोग हैं ये, ठीक है, मध्य एशिया, ठीक है। आप कह सकते हैं चीन, चीन में ये लोग, हूण लोग चीन के रहने वाले हैं या मध्य एशिया के रहने वाले हैं। और बच्चों हमको एक चीज़ याद रखना है कि यह एक खानाबदोश लोग हैं, खानाबदोश लोग हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बर्बर लोग हैं ये, ठीक है। तो हूण लोग बर्बर भी हैं, खानाबदोश भी हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको याद रखना है कि हूणों का पहला आक्रमण, हूणों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो आपको थोड़ा सा मैं कुछ याद दिला दूं। जब आप शक पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था, ठीक है, कुषाण पढ़ रहे थे तब भी आपने इनके बारे में पढ़ा था कि हूणों के आक्रमण से कुषाण लोग भाग करके कहाँ आए थे, तो बताया था ना बैक्ट्रिया में आए थे, ठीक है ना, या सीर नदी घाटी में आए थे, सबसे पहले ये बताया था। फिर सीर नदी घाटी में, ठीक है, कुषाण लोग रहते थे, फिर यहीं पर ये बट गए थे छोटी शाखा और बड़ी शाखा में, ठीक है। तो ये जो हूण लोग हैं ये काफ़ी बर्बर लोग हैं, ठीक है। और इनका जो पहला आक्रमण होता है हूणों का, वह भारत में प्रथम आक्रमण इनका जो है स्कंदगुप्त के काल में होता है, ठीक है, कुमारगुप्त के काल में नहीं होता। और इसकी पुष्टि कहाँ मिली?
कहाँ लिखता है ये, मतलब प्रमाण कहाँ से मिलता है? आप कहेंगे कि सर स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? आप कहोगे कि सर स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। तो बच्चों ये भीतरी अभिलेख में क्या लिखा गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हूणों को पराजित किया। ठीक है ना, ये हूणों को इन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है बच्चों, आपने जब ये चीज़ जान लिया तो आप ये देखिए पराजित तो हूण जरूर हो गए। हूण को स्कंदगुप्त ने पराजित तो अवश्य कर दिया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, गुप्तों की जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था क्या हुआ? आप कहेंगे कि सर यह अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हुई कि गुप्त संभल नहीं पाए और स्कंदगुप्त के बाद से ही, ठीक है, गुप्तों का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, और लास्ट में 550 ईस्वी तक आते आते, ठीक है, इनका सूर्यास्त हो गया। बात समझ गए आप? और यही हूण हैं जिन्होंने रोमन सभ्यता पर भी आक्रमण करके रोमनों का भी अंत कर दिया था। और जब रोमन सभ्यता अंत हुई थी तो गुप्तों का व्यापार व्यवसाय भी रोम के साथ ये समाप्त हो चुका था। सिल्क रूट जो है, या सिल्क जो मार्ग है, ये अपने महत्व को खो बैठा था। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद आगे चलें, ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा कि हूणों की जो राजधानी है, ये राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कि सर पवैया है। पवैया ये कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे कि सर पंजाब में पड़ता है। किस नदी के तट पर है ये? तो आप कहेंगे कि सर ये चिनाव नदी के तट पर है। चिनाव नदी के तट पर है। अब बच्चों हमारे सामने एक बात और आती है कि जो हूणों के शासक रहे हैं उनका नाम हमको याद रखना चाहिए। देखिए ये तोरमाड़, ये हूण शासक है, और तोरमाड़ का जो वारिस बनता है या उत्तराधिकारी बनता है वो है मिहिरकुल। मिहिरकुल, ठीक है ना। अब हमको याद रखना है कि ये जो मिहिरकुल है इसके बारे में हमको ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह हूणों का प्रतापी शासक है। कोई मतलब नहीं है तोरमाड़, बस जानते रहिए कि तोरमाड़ हूणों का शासक है। अब ये जो मिहिरकुल है, ठीक है, इसने अपनी राजधानी को बदल दिया था और इसकी जो राजधानी आई थी वो साकल बन गई थी। ठीक है, क्लियर बच्चों, साकल इसकी राजधानी बन गई थी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मिहिरकुल की उपाधि है, ठीक है, पृथ्वी का स्वामी। पृथ्वी का स्वामी मतलब बहुत बड़ी उपाधि इसने धारण किया। पृथ्वी का स्वामी जैसी इसने टाइटल को धारण किया। और जो बच्चों पृथ्वी का स्वामी जो टाइटल है ये कहाँ लिखी गई है? तो आप कहोगे कि सर ये ग्वालियर अभिलेख में लिखी गई है। किस अभिलेख में लिखी गई है? ग्वालियर अभिलेख में, ठीक है, मिहिरकुल को पृथ्वी का स्वामी बताया गया है। यहाँ एक चीज़ आपका छूट रहा है, ठीक है, मिहिरकुल की राजधानी साकल थी, यह कौन बताता है? आप कहोगे कि सर, ठीक है, यह बताते हैं वेनसोंग। चीनी यात्री वेनसोंग बताते हैं। कहाँ बताते हैं? अपनी किताब सियूकी में वह बताते हैं या लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हूणों का अंत। ठीक है, जो हम हूणों के अंत की बात करेंगे तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि लगभग डेट हम लगभग में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। ठीक है, ये देखिए 530 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 530 ईस्वी में, ठीक है, ये मिहिरकुल और किसके बीच में? आप कहोगे कि सर मालवा के शासक यशोधर्मन के बीच में। कहाँ के शासक हैं? मालवा के शासक हैं। कौन? यशोधर्मन। और इन्हीं दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसमें मिहिरकुल मार दिया गया था और इसी के साथ हूणों का अंत भी हो गया था। ठीक है, मतलब हूण भारत के राजनीतिक मंच से बाहर हो गए थे। अब हमको अगला टॉपिक ये भी याद रखना है कि लेकिन यशोधर्मन भी चलेंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि इस संघर्ष में उनकी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति दोनों ध्वस्त हो जाएगी और यशोधर्मन भी बहुत जल्दी, मतलब 3 साल के बाद ही, 3 साल के अंदर ही इस वंश का भी अंत हो जाएगा। लेकिन हम आगे जाएं इसके पहले आप याद रखिएगा कि मिहिरकुल का धर्म क्या है।
आप कह देना कि शैव मतावलंबी हैं सर। और फिर एक चीज़ याद रखिएगा कि शैव मतावलंबी है और बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी है। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमको एक चीज़ याद रखना है कि मिहिरकुल का विवरण, ठीक है, कल्हड़ ने दिया है। किसमें? राजतरंगिणी में दिया है। क्या दिया है विवरण राजतरंगिणी में? ये कहते हैं, कौन कहता है? कल्हड़ कहते हैं राजतरंगिणी में कि मिहिरकुल ने श्रीनगर कश्मीर, ठीक है, तो श्रीनगर में इन्होंने क्या किया था? शैव मंदिर का निर्माण भी कराया था। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ मालवा के यशोधर्मन के बारे में, अभी हमने चर्चा कर दिया, लेकिन चूंकि मैटर है इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहे हैं, मालवा के यशोधर्मन या का यशोधर्मन। तो बच्चों इसमें मैटर एक लाइन का है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा यशोधर्मन का विवरण 1 नंबर कर लीजिएगा। कहाँ है यशोधर्मन का विवरण? कहाँ है? आप कहेंगे मंदसौर अभिलेख में है। कहाँ पर है? आप कहेंगे मंदसौर अभिलेख में है, ठीक है। और इसमें मंदसौर अभिलेख में, ठीक है, किसको? यशोधर्मन को उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक बताया जा रहा है। उत्तर भारत का क्या बताया जा रहा है? आप कहेंगे चक्रवर्ती शासक बताया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब आप याद रखिएगा कि यशोधर्मन का बड़ा कार्य क्या है, तो हमने अभी आपको बताया था कि इन्होंने होड़ शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, लेकिन होड़ों का तो अंत इन्होंने जरूर किया, परंतु ये अपनी अर्थव्यवस्था और सैनिक जो क्षमताओं का इनका लॉस हुआ था, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और केवल 3 साल के अंदर, या आप कह सकते हैं कि 533 भी कर सकते हैं, 34 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, मिहिरकुल का अंत हो गया था, ठीक है। अब हमें अगला जो शासन याद रखना है वो है मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। मगध और मालवा के उत्तरगुप्त को याद रखना है। मगध और मालवा के उत्तरगुप्त के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, जो गुप्त हैं तो गुप्तों के पतन के बाद, ठीक है, गुप्तों के पतन के 200 साल बाद तक, 200 साल के बाद तक, ठीक है ना, मतलब गुप्तों का पतन हो गया, और लेकिन गुप्तों का पतन तो जरूर हो गया, लेकिन कुछ तो लोग बचे रहे, ठीक है। तो आप कहेंगे गुप्तों के पतन के 200 साल बाद तक मगध और मालवा पर जिन गुप्तों ने शासन किया है, मगध और मालवा पर जिन गुप्तों ने शासन किया है, उसे ही क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कि सर उसे ही उत्तरगुप्त कहा जाता है। ये लिखा तो है उत्तरगुप्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों उत्तरगुप्त का संस्थापक कौन है? संस्थापक आप याद रखना, तो आप कह देना कि सर संस्थापक इसके जो है वो कृष्णगुप्त थे, कृष्णगुप्त थे, ठीक है। अब कृष्णगुप्त के बाद जो लोग आएंगे उसमें देखो हर्षगुप्त आएंगे, जीवित गुप्त आएंगे, हर्षगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त के बाद जीवित गुप्त आएंगे, और जीवित गुप्त के बाद कौन आएगा? आप कहोगे कि सर कुमारगुप्त आएंगे, ठीक है, कुमारगुप्त आएंगे, फिर कुमारगुप्त के बाद दामोदर गुप्त आएंगे। सब देखो ये सब कोई मतलब नहीं है कि आप ये नाम याद रखें, हाँ इतना जरूर याद रखिएगा कि दामोदर गुप्त का जो के बाद जो है या उनका बेटा जो है वो कौन है? महासेन गुप्ता है, महासेन गुप्त। और यही जो महासेन गुप्त हैं, ठीक है, इन्हीं का बेटा है, ठीक है, माधव सेन गुप्त या माधव गुप्त, ठीक है। अब याद रखना है कि इस प्रकार से महासेन गुप्ता का भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं वारिस है आदित्य सेन गुप्ता। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तरवर्ती जो गुप्त हैं या उत्तर जो गुप्त के शासक हैं, इसमें इतने नाम आए हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें से केवल एक है आदित्य सेन, जिसका विवरण कहाँ दिया गया है? मंदसौर अभिलेख में इसका विवरण दिया गया है,
ठीक है बच्चों, इसको हाईलाइट कर लो, आदित्य सेन को हाईलाइट करो आप पहले। तो आप कहोगे आदित्य सेन, आप लिख लो उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन। आदित्य सेन, देखो है तो एक ही मैटर लेकिन महत्वपूर्ण मैटर है। तो आदित्य सेन का विवरण कहाँ दिया गया है? तो आप कहोगे कि सर आदित्य सेन का विवरण मंदसौर अभिलेख में है, मंदसौर अभिलेख में है। अब सवाल इस बात का है, कुछ इनके बारे में बताया गया है। तो आप देखो ये क्वेश्चन है कि इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया है? तो आप कहोगे कि इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया है, ठीक है। और अब हमको याद रखना है कि आदित्य सेन के काल में ही, ठीक है, आदित्य सेन का जो टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 655 माना जाता है, ठीक है। और इसमें आप 20 साल जोड़ दीजिए, 675 आ गया। तो आदित्य सेन के काल में ही, ठीक है, एक चीनी यात्री आता है और वह चीनी यात्री क्या है? वांग हुएन तसे, वांग हुएन तसे। तो वांग हुएन तसे ये क्या कर रहा है? तो आप कहेंगे कि इनके दरबार का दौरा करता है, 2 बार दौरा करता है, ठीक है। और बच्चों इसके बाद मैटर यहाँ पर प्राप्त नहीं है। जो किताबों में मैटर लिखे गए हैं वो संभाव्य हैं और संभाव्य मैटर आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपने देखा कि 3 अश्वमेध यज्ञ किसने किया? आदित्य सेन ने किया। इसका मतलब आदित्य सेन एक प्रतापी शासक रहा होगा। लेकिन जो हमको अगला टॉपिक याद रखना है वो याद रखना है, ठीक है, कन्नौज के मौखरी वंश, क्योंकि इसके बाद आपका जो टॉपिक शुरू हो जाएगा वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, या आप कह सकते हैं हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। कन्नौज का मौखरी राजवंश, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो कन्नौज के मौखरी राजवंश के लोग हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि जो मौखरी लोग हैं ये गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के क्या हैं? सामंत थे, ठीक है ना बच्चों, ये गुप्तों के सामंत थे। और जब गुप्त कमज़ोर हो गए, ठीक है, तो उसी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर लिया था और ये कन्नौज के स्वतंत्र शासक बन गए थे। आपने देखो ये जो सामंत है ना, ये शब्द ही थोड़ा सा बड़ा अप्रिय शब्द है, बड़ा बुरा शब्द है। और इनके इस पद पर रहने वाले लोग कैसे रहे होंगे ये तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो हमने कहा कि कन्नौज का जो मौखरी राजवंश है, एग्जैक्टली मौखरी लोग गुप्तों के सामंत थे। और जब गुप्त अब कमज़ोर हो गए तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके कन्नौज में इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना कर दिया। अब इनका जो संस्थापक है, उसका मौखरी राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? आप कहेंगे कि सर वो हरिवर्मा है, ठीक है। अब हरिवर्मा के बाद कौन आएगा? आप कहेंगे कि सर आदित्य वर्मा आएंगे, है ना, आदित्य वर्मा आए, ठीक है। आदित्य वर्मा का उत्तराधिकारी कौन है? आप कहेंगे कि सर ईश्वर वर्मा है, ठीक है ना। आदित्य वर्मा के जो उत्तराधिकारी हैं यह ईश्वर वर्मा थे, ठीक है। और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर वर्मा को जौनपुर अभिलेख में क्या कहा गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जौनपुर अभिलेख में इसे राजाओं का शेर कहा गया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ईश्वर वर्मा को जौनपुर अभिलेख में क्या कहा गया है, तो आप कहोगे कि राजाओं का शेर कहा गया है, ठीक है। किसको? यह सिंह कहा गया, राजाओं का सिंह कहा गया, ठीक है। किसको? ईश्वर वर्मा को कहा गया, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, लेकिन जो यहाँ तक आइए, आप कह सकते हैं कि ईश्वर वर्मा तक जितने भी शासक हुए हैं, ठीक है, ये सभी क्या थे? एक सामंत ही थे। मतलब ईश्वर वर्मा से पूर्व हरि वर्मा और ईश्वर वर्मा के बीच जो शासक हैं वो केवल एक सामंत थे, ठीक है। जैसे हरि वर्मा के बाद इनका जो बेटा आएगा ये आदित्य वर्मा होगा, हमने लिख दिया। चलिए
आदित्य वर्मा लिख दिया, ठीक है। और आदित्य वर्मा का जो उत्तराधिकारी है ये ईश्वर वर्मा है, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, ये सब केवल सामंत थे, ठीक है, क्लियर। और मतलब इनकी उपाधि केवल महाराज की थी, ठीक है। लेकिन आपको जो बड़ी बात याद रखनी है कि जो ईश्वर वर्मा के बाद जो शासक आएगा वो है ईशान वर्मा। और बच्चों जो ये ईशान वर्मा है यही शासक है, ठीक है, जिसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। कौन? ईशान वर्मा ने। यहाँ तक क्या है, आप कहेंगे ये सब सर सामंत थे और केवल महाराज की उपाधि को धारण करते थे, ठीक है बच्चों। लेकिन हमको जो याद रखना है, ठीक है, वो क्या याद रखना है, तो आप याद रखिएगा कि देखिए इसमें एक बड़ा नाम आएगा, ठीक है, और वो है सर्व वर्मा, ठीक है। तो सर्व वर्मा जो है एक मौखरी शासक है जिसके काल में मगध पर मौखरी का आधिपत्य स्थापित हो गया, ठीक है। मगध पर मौखरियों का आधिपत्य स्थापित हुआ था, मतलब काफ़ी ये ताकतवर शासक था। कौन? सर्व वर्मा, ठीक है। इसने मगध पर भी अधिकार कर लिया था, क्लियर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, सर्व वर्मा का जो पुत्र आता है वो है अवंती वर्मा। बहुत मैटर नहीं है यहाँ अवंती वर्मा, लेकिन अवंती वर्मा में हमको एक चीज़ याद रखना है कि अवंती वर्मा का जो पुत्र है वही है ग्रह वर्मा, बस ग्रह वर्मा। और ये जो ग्रह वर्मा है इसकी शादी किससे हुई थी, तो आप कहेंगे यही ग्रह वर्मा है जो पुष्यभूति वंश का दामाद बना था और पुष्यभूति वंश की राजकन्या राजश्री ग्रह वर्मा की पत्नी बनी थी, ठीक है। और हमको याद रखना है कि ग्रह वर्मा के बाद मौखरी वंश का अंत हो जाएगा। कैसे अंत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ग्रह वर्मा ही मौखरी वंश के अंतिम शासक होंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रह वर्मा के बाद मौखरी वंश की जो सत्ता है ये कमज़ोर होती चली जा रही थी। उसका फायदा दो लोगों ने उठाया। एक है मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल या आप कह सकते हैं गौड़, ठीक है। बंगाल की राजधानी क्या थी? गौड़ शासक कौन थे? शशांक थे। शशांक, यही शशांक हैं जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था, ठीक है। तो ये जो शशांक और देवगुप्त हैं इन्होंने क्या किया कि संयुक्त आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर संयुक्त आक्रमण किया? आप कहेंगे कन्नौज या ग्रह वर्मा के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें ग्रह वर्मा मार दिए गए थे। राजश्री ये कारागार में बंद कर दी गई थी और यही राजश्री हैं, ठीक है, जो सती होने जा रही थी विंध्य के जंगलों में, ठीक है। तो विंध्य के जंगलों में जब सती होने जा रही थी तो हर्ष ने विंध्य के जंगलों में पहुंच करके राजश्री को बचा लिया था, सती होने से बचा लिया था। और यही राजश्री हैं जिन्होंने कन्नौज पर, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की अधीनता में इन्होंने शासन किया था। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कन्नौज है यह थानेश्वर के वर्धनों के, या आप कह सकते हैं कि पुष्यभूति वंश के अधीन आ गया। और अब, ठीक है, पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और यही राजश्री हैं जिनके दान से जो कपड़े मिलते थे, उपहार मिलते थे, आभूषण मिलते थे, उसी को, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज में पहन करके, ठीक है, हर्षवर्धन जो है अगले 6 वर्षों तक का शासन किया करते थे, 5 वर्षों तक का शासन किया करते थे। और आप जानते हैं कि चूंकि हर्षवर्धन यहाँ प्रति 5 वर्ष बाद आया करते थे, इसलिए ही आपको याद रखना होगा कि इसलिए, ठीक है, इलाहाबाद में या प्रयागराज में, ठीक है, अर्धकुंभ का विकास हुआ था। उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों हमारे सामने जो अगला टॉपिक आएगा ये हटा देते हैं और अब हमारे बीच में जो टॉपिक आएगा वो आएगा, ठीक है, पुष्यभूति वंश,
ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर हम पुष्पभूति वंश को यहीं पर तुरंत ले लेंगे तो वह उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह इसको हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र क्लास में बदले, ठीक है, और आप इसे अच्छा कर जाएं। हमें आपसे एक चीज़ ये कहना था बच्चों कि देखिए हमने जो उत्तर गुप्त हैं, ठीक है, गुप्तोत्तर काल के जो शासक हैं उसमें हमने आपको उतनी ही बताया है जितनी की आपकी आवश्यकता है, ठीक है, आप उसे तैयार कर लें, ठीक है। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।